तो यदि आपने भी दिया है यूपी जीआईसी लेक्चरर का एग्जाम 14 जून को, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। वेलकम अगेन, हक आपका चैनल। और ऑफिशियल डेटा प्राप्त हो चुके हैं। यहाँ बात होगी कि क्या कट ऑफ जा सकती है, आखिर ऐसे कौन से क्वेश्चंस हैं जिन पे बोनस अंक सभी को मिलने चाहिए, और कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसको पूछा भी गलत गया था, जो कि क्वेश्चन ही नहीं बनता है। वो हम यहाँ पर सभी डिस्कस करने वाले हैं। आंसर आंसर की आपकी मैच होगी। यहाँ पर आंसर की पहले आपका सेट होगा, कॉमन सेट होगा, उसके बाद हम यहाँ इकोनॉमिक्स की बात करेंगे। कुछ सभी सब्जेक्ट की यहाँ पर हम देखने वाले हैं कट ऑफ और कितने किस पर दावेदार हैं। तो ज्यादा समय न लगाते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास को। लेकिन आई रिक्वेस्ट यू, यदि आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपकी सब्सक्राइब करने से ही हम मोटिवेट होते हैं। तो शुरू करते हैं और देखते हैं आज की क्लास को। तो दोस्तों, डेटा जो है बहुत ही चौंका देने वाला है। देखें यहाँ पर अगर कुल पदों की बात करें तो कुल पद यहाँ पर 1560 थे। मतलब 1560 पदों पर यहाँ भर्ती होनी थी। 1516, 1516 पदों पर यहाँ भर्ती होने वाली थी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ पर आखिर कुल पद कितने थे। तो कुल जो पद थे, जो वैकेंसी थी, वो थी आपकी 1516। जी हाँ, 1516 पद थे, जिसके लिए जो कुल आवेदन आए थे वो 3,83,002 आवेदन आए थे। और वहीं पर अगर बात करें कि एग्जाम दिया कितने ने है, तो बच्चे जो प्रेजेंट रहे हैं, जो उपस्थित रहे हैं, वे हैं आप 1,51,799। अगर प्रतिशत की बात करें तो देखिए, करीब 40% के करीब ये उपस्थिति रही है, 40% के करीब ये उपस्थिति रही है। तो जब फॉर्म भरे गए थे, अगर तब की बात करें तो उस टाइम पर हिंदी में कहा जा रहा था कि कुल इसके हैं तो 171 पद, लेकिन एक पद पर जो दावेदार हैं वो 315 हैं। लेकिन अब ये आपका सांख्यिकी, ये डेटा आपका बदल चुका है, क्योंकि अब जो यहाँ पर जो उपस्थित रहे हैं, हिंदी की अगर बात करें तो हिंदी में 26,000 कितने रहे हैं, जो उपस्थिति रही है वो है आपके 26,005, 26,005। और यदि यहाँ पर देखें कि एक सीट पर कितने दावेदार हैं, तो अगर एक सीट पर दावेदार देखा जाए तो देखिए 26,005 को यदि हम डिवाइड करते हैं 171 से, तो ये आता है आप 152.07। मतलब कह सकते हैं कि 152 जो कैंडिडेट हैं वो यहाँ दावेदार हैं। किस पर? 152 आ रहे हैं एक सीट पर। तो फाइट जो है एक सीट पर 152 की यहाँ पर होने वाली है। अच्छी खासी यहाँ पर क्या है, फाइट है। वैसे ये कहा गया है कि यहाँ पर फाइट ज्यादा क्यों है, क्योंकि हिंदी में सबसे अधिक उपस्थिति रही है। याद रखें, सबसे ज्यादा उपस्थिति किसमें रही है? हिंदी में ही। 26,000 लोग बैठे हैं इसमें, तो सबसे ज्यादा उपस्थिति हिंदी में और सबसे कम संस्कृत में। संस्कृत में सबसे कम उपस्थिति रही है। वहीं बात करें अगर अंग्रेजी की, तो यहाँ उपस्थिति जो रही है वो है आपकी 16,683। 16,683। अब देखिए जो सॉरी, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, 16,683, 16,683। और जब फॉर्म भरे गए थे, तो अगर तब की यहाँ स्थिति देखी जाए तो देखिए तब की स्थिति क्या थी। उसकी स्थिति ये थी कि जो आवेदन हुए थे 42,000 हुए थे। तो यहाँ उपस्थिति कितनी रही है? 16,683 कुल उपस्थिति रही है। उस समय कहा जा रहा था कि जो कंपटीशन होगा वो 227 का है, मतलब एक सीट पर 227 दावेदार हैं। कुल यहाँ पर पद कितने थे इंग्लिश में? वो थे आपके 189। तो यदि हम 189 से इसको डिवाइड करते हैं और अब देखते हैं कि अब कितनी यहाँ पर फाइट रहने वाली है, तो वो फाइट है आप 180। तो यहाँ 88, देखिए कितनी कम फाइट है यहाँ पर। ये आपका आ रहा है ओनली 88। कुल एक सीट पर जो दावेदार हैं वो 88 है। मतलब इंग्लिश में, इंग्लिश वालों के कहीं ना कहीं जिसने भी एग्जाम दिया है उनका मजा आने वाला है। क्योंकि देखिए सीटें कितनी है, 189 सीटें हैं
और यहाँ पर जो उपस्थिति के अनुसार अगर हम देखें तो यहाँ फाइट रहने वाली है आपकी 88%। तो यहाँ मेरिट भी इसकी कम जाने जो मेरिट है वो भी कम जाने की इसकी संभावना है इंग्लिश की। आगे देखते हो, देखिए हिंदी की मेरिट ज्यादा जाने की संभावना है, बताएंगे, डिस्कस करेंगे बारी बारी से कि किसमें कितनी मेरिट जा सकती है। आगे बात कर लेते हैं समाज शास्त्र की। तो अगर समाज शास्त्र की बात करी जाए तो वैसे तो आवेदन हुए थे आपके 31,129, कुल पद आपके 73 थे। जब आवेदन आए थे तब तो कहा जा रहा था कि 426 यहाँ पर आपकी जो आने वाली है प्रतिस्पर्धा ये होगी, लेकिन जो अब उपस्थिति देखें यहाँ, तो अब जो उपस्थिति रही है समाजशास्त्री की वो रही है आपकी 9,553। जी हाँ, 9,553 बच्चों ने ही यहाँ पर परीक्षा दी है। वैसे थे कितने, 31,000। अगर अब हम देखें यहाँ के अब प्रतिस्पर्धा कितनी होगी, तो 73 से अगर हम इसको डिवाइड कर लेते हैं तो देखिए यहाँ पर आपका जो मेरिट आती है वो आपकी मेरिट आएगी 9,553 को डिवाइड करने के बाद 73 से, तो वो 130 आती है। तो यहाँ पर जो कंपटीशन है वो 130 करीब होने वाला है, मतलब एक सीट पर 130, 130 या 131, 131 कर लेते हैं क्योंकि पॉइंट में आ रहा है। तो फाइट जो है वो 131 के बीच में होने वाली है, मतलब एक सीट और दावेदार 131। वहीं अगर भूगोल की बात की जाए तो देखिए भूगोल में जो आवेदन आए थे, आवेदन तो आए थे 23,953 और कुल पद कितने थे, 64 पद थे। प्रतिस्पर्धा उस समय कहा जा रहा था कि 374 होगी, लेकिन अब यदि देखेंगे प्रेजेंट कितनी रही है, तो ये रही है आपकी 11,378। अब यहाँ पर अगर कंपटीशन की बात करें कि कंपटीशन कितना रहने वाला, देखिए मैं आपको ऑफिशियली डेटा बता रहा हूँ, या आप ये ना सोचे कि एक व्यू बढ़ाने के लिए मैं आपका ये समय वेस्ट कर रहा हूँ, नहीं, मैं आपको ऑफिशियली डेटा बता रहा हूँ कि किस सब्जेक्ट में कितने उपस्थिति रही है। आप खुद भी देख सकते हैं, न्यूज़पेपर में भी देख सकते हैं, आप आयोग की साइट पर देख सकते हैं, वहीं से ये डेटा मैंने लिया हुआ है। तो इसको हम अगर डिवाइड करते हैं तो ये आता है आपका 177। तो एक सीट पर यहाँ पर जो दावेदार हैं वो है 177। अब यहीं से आप आंकड़ा लगा सकते हैं कि मेरिट कहाँ पहुंचने वाली है। आगे देखें, अगर इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स में जब फॉर्म भरा गया था तब कितने थे, 17,829। कुल पद कितने हैं, यहाँ पर 83 पद है और प्रतिस्पर्धा उस समय की 214 थी। लेकिन अब बात करें अब की, तो यहाँ कुल जो एग्जाम दिया है वो दिया है 5,679 ने। तो अगर इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, 5,679 को, 5,679 को अगर हम डिवाइड कर लेते हैं आपके पद से 83 से, तो ये आपका कितना आ जाता है, 83 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये आ जाता है आपका 68। तो यहाँ पर जो रहने वाली है फाइट वो 68 है, मतलब 100 तक नहीं पहुंच रही है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं मैट्रिक मेरिट कहाँ पर जाने वाली है। ठीक है, आगे देखते हैं, अगर बात करते हैं नागरिक शास्त्र की, मैं आपसे फिर बता दूं ये ऑफिशियल डेटा है। यदि आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ पर हम जो भी देते हैं ऑथेंटिक देते हैं, कुछ भी ऐसा नहीं देते कि खाली व्यू बढ़ाने के लिए हवाबाजी की जा रही है, नहीं, सीधे जो डेटा हमें मिले हैं ऑफिशियल उन्हीं को हम आपके सामने लेकर हाजिर हैं। अगर नागरिक शास्त्र की बात की जाए तो नागरिक शास्त्र में 12,209, 12,209 यहाँ पर ये उपस्थिति रही है। और देखिए अगर अब कंपटीशन देखें, 111 पद, देखिए यहाँ पर पद बहुत अच्छे हैं। अगर देखें यहाँ पर तो औरों के मुकाबले तो यहाँ पद काफी अच्छे हैं। और इसमें अगर कंपटीशन की भी बात करें तो कंपटीशन भी कितना रहने वाला है आपका, कंपटीशन यहाँ आपका 111, कंपटीशन जो रहने वाला है वो 109 रहने वाला है। तो 109 यहाँ कंपटीशन होगा, मतलब एक सीट पर 109। ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि उपस्थिति यहाँ पर थोड़ी ज्यादा रही है। तो आगे बात करें अगर भौतिक विज्ञान की, तो भौतिक विज्ञान में 19,137 आवेदन आए थे। लेकिन अब आवेदन आने से क्या होता है, हमें तो ये देखना है कि यहाँ पर बैठे एग्जाम में कितने हैं। तो भौतिक विज्ञान में यहाँ पर 6,679 जो कैंडिडेट हैं वो प्रेजेंट हुए हैं। और अगर यहीं पर ही बात की जाए आपके कंपटीशन की कि कितना कंपटीशन यहाँ पर रहने वाला है, एक सीट पर कितने दावेदार हैं, तो आप यहाँ अंदाजा लगा सकते हैं या डिवाइड कर सकते हैं क्लियरली। तो यहाँ पर बहुत ही कम दावेदार हैं, देखिए 35,
यहाँ जो दावेदार आ रहे हैं 35 आ रहे हैं, तो जिसका भी भौतिक विज्ञान का एग्जाम था उनकी यहाँ पर बल्ले बल्ले होने वाली है। ये देखिए आप कि इसमें तो 35 का मतलब है कि जो आपका अर्थशास्त्र था उससे भी कम, अर्थशास्त्र से भी कम गए हैं, और यहाँ आपका समाजशास्त्र से भी कम यहाँ पर गए हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इनकी मेरिट भी कम रहने वाली है। आगे बात करेंगे रसायन विज्ञान की। देखिए यूं तो चैनल पर कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है, ये गलत भी है। हाई मेरिट बताने से नुकसान आप लोगों का ही है, क्योंकि आप कमेंट में मैंने पूछा, जैसे हमने टीजीटी का सर्वे किया था, तो टीजीटी में कुछ कह रहे हैं कि हमारे 125 मार्क्स आए हैं, कोई कह रहा था 122 आए हैं। ये सब पॉसिबल नहीं होता है, ये सब बेकार की बातें हैं। इससे कहीं ना कहीं आयोग भी फायदा उठा जाता है, तो आप कभी भी हवाबाजी ना करें। जो एक्चुअल है उसी को आप यहाँ पर डेटा को देना हमें चाहिए, यही हमारा कर्तव्य होना चाहिए। बिकॉज वी आर ऑल teachers and you also going to be a teacher, और टीचर को ये अच्छा नहीं लगता है कि वो छोटा डेटा दे। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है। बात हो रही थी रसायन विज्ञान की, तो यहाँ पर जो डेटा, अगर रसायन विज्ञान की बात की जाए, तो रसायन विज्ञान में कुल 23,700 पद थे। 23,700 पद रसायन विज्ञान में थे आपके। और जो उपस्थिति रही है वो उपस्थिति रही है आपकी 9,938। अगर यहाँ हम इसका कैलकुलेट करें और देखें, पद अच्छे खासे थे। यहाँ देखिए 147 पद हैं। ये बहुत ही अच्छी बात रही है कि पद यहाँ पर ज्यादा है किसके मुकाबले, और सब्जेक्ट के मुकाबले यहाँ पर पद बहुत अच्छे हैं। अगर हम देखें कि यहाँ पर कितना कंपटीशन रहने वाला है, तो ज्यादा कंपटीशन यहाँ नहीं रहने वाला। यहाँ 67 पॉइंट समथिंग है, मतलब 67 का यहाँ कंपटीशन रहने वाला है। मतलब एक सीट पर 67 यहाँ पर दावेदार होंगे। तो यहाँ आपकी मेरिट इसकी भी हाई नहीं पहुंचने वाली है। वहीं अगर बात की जाए आपकी मैथ्स की, गणित के आवेदन की बात की जाए, तो जो मैथ्स है आपका, गणित में यहाँ जो आप प्रेजेंट रहे हैं वो है आपके 15,387, और पद कितने थे 122। यदि हम 122 से इसको डिवाइड कर लेते हैं, तो इसका कंपटीशन यहाँ पर निकल जाएगा। 15,387 को हम डिवाइड करते हैं जब आपके 122 से, तो ये आ जाता है आपका 126। अच्छी खासी यहाँ पर भीड़ रहने वाली है, मतलब एक पद के लिए यहाँ 126 दावेदार बैठे हुए हैं। लेकिन बात तो यह है कि एग्जाम किसका हुआ है सही। बात वहीं अगर इतिहास की जाए, तो इतिहास मतलब हिस्ट्री, और हिस्ट्री में अगर हम यहाँ पर देखते हैं कि कितने लोगों ने यहाँ परीक्षा दी है, तो परीक्षा जो दी है वो दी है 14,184 ने। अच्छा, वजह क्या रही परीक्षा? सबसे जो बड़ी वजह बताई जा रही है वो वजह बताई जा रही है कि एग्जाम सेंटर का दूर रहना। आप देख सकते हैं, हम आपके इलाहाबाद से लाइव थे, और वहां पर हमने बच्चों की जो भी हमसे मदद हो चुकी, हमारी टीम ने वो मदद की। और वहां पर जब एक कैंडिडेट से हमने पूछा कि आप कहाँ से आए हैं, उसका एडमिट कार्ड भी देखा हमने, तो उस वो पहुंचा था 600 किलोमीटर दूर से, उससे भी ज्यादा 650 किलोमीटर दूर से वो बंदा पहुंचा था एग्जाम देने के लिए। अब आप ये देख लीजिए कितने तो उसके दिन खराब हुए होंगे, और साथ में कितना उसका इकोनॉमिकली नुकसान हुआ होगा, कितना खर्चा हुआ होगा। तो कहीं ना कहीं बड़ी सबसे बड़ी वजह यही बताई जा रही है कि सेंटर का दूर रहना। तो यहाँ पर इतिहास की बात जो है वो 181.84 है, मतलब 182 इसको कह सकते हैं। तो 182 के बीच में यहाँ पर फाइट होने वाली है। कुल पद कितने थे? 78 यहाँ पर कुल पद थे। वहीं बात की जाए अगर जीव विज्ञान की, अगर बात आपकी जीव विज्ञान की जाए, तो देखिए जीव विज्ञान में जो उपस्थिति रही है वो 17,000, बहुत अच्छी रही है। 17,005 उपस्थिति यहाँ पर रही है। और कुल पद कितने थे? 146 यहाँ पर कुल पद थे। पहले प्रतिस्पर्धा बहुत ज्यादा थी, 296 थी। लेकिन अब क्योंकि उपस्थिति कम रही है, तो अब जो प्रतिस्पर्धा आ रही है वो आपकी आ रही है 116। तो 116 पदों, 116 कैंडिडेट यहाँ दावेदार हैं। किसके लिए? 146, एक पद के लिए 116 दावेदार हैं। और उर्दू वालों के लिए भी थोड़ी सी खुशी की बात है। यहाँ देखिए उर्दू वाले के लिए क्या खुशी की बात है कि देखिए पद थे आपके 40,
और जो कुल उपस्थिति हुए हैं वो 1666 ने ही परीक्षा दी है। तो यहाँ पर जो आपकी फाइट होने वाली है वो कुल 41 से फाइट होने वाली है। मतलब एक सीट के लिए जो दावेदार हैं वो कितने हैं, 41। तो कहीं ना कहीं ये बताता है कि आपकी मेरिट कहाँ पर पहुंच रही है। वहीं अगर संस्कृत की बात की जाए, देखिए यहाँ पर अगर संस्कृत की बात की जाए तो 5433 ने परीक्षा दी। और यदि हम इसको डिवाइड करते हैं 102 से, तो ये आपका 53 पॉइंट समथिंग आता है। मतलब 53 लोगों की यहाँ फाइट होने वाली है एक सीट के लिए। तो प्रतिस्पर्धा 183 से घटकर कहाँ रह गई है, केवल 53 पर रह गई है। और जब फॉर्म भरे गए तो संस्कृत में कहा गया था फाइट बहुत ज्यादा है, 183 फाइट है। और अब वो फाइट किसके बीच में रह गई है, 53 के बीच में रह गई है। तो ये संस्कृत वालों के लिए काफी खुशी देने वाली बात है, राहत देने वाली बात यहाँ पर इसको हम कह सकते हैं। वही बात अगर की जाए मनोविज्ञान की, तो बात अगर मनोविज्ञान की जाए तो देखिए यहाँ पर 868 जो कुल आवेदन आए थे मनोविज्ञान के। और उस समय देखिए फाइट कितनी थी, 32। उस समय कितनी फाइट थी, 32। तो अब यहाँ पर प्रेजेंट कितने हुए हैं, देखिए इसके डेटा में थोड़ा सा हमें अभी डाउटफुल है, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ मिसप्रिंट हो रहा है। तो इसका डेटा आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, हम इसको कमेंट में जरूर लिख देंगे। ठीक है, लेकिन इससे ही अंदाजा आप लगा सकते हैं कि मेरिट कहाँ जाने वाली है। उस समय 32 थे, अब तो और भी बहुत कम है, तो इसकी मेरिट भी बहुत ही कम रहने वाली है। वहीं सोशल मीडिया पे भी एक बात और आपको बताएं कि देखिए सोशल मीडिया पे भी काफी कुछ चला है, जो एक बहुत ही चिंताजनक वाली बात है। आप खुद देख सकते हैं, मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखा देता हूं कि देखिए किस तरह से ये न्यूज चली हैं। और ये न्यूज कहीं ना कहीं सरकार के लिए भी एक खड़े करती हैं प्रॉब्लम के आखिर ये ऐसी जो 2.29 2,29,000 अभ्यर्थी परीक्षा छोड़ रहे हैं, आखिर इसके पीछे क्या कारण रहा है। और इन चीजों से क्या है कि कहीं ना कहीं सरकार पर भी ये असर इन चीजों का पड़ता है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि आखिर कौन से क्वेश्चंस हैं जिन पर हमारे कॉमन मार्क्स मिलेंगे और बोनस अंक मिल सकते हैं, और कौन से क्वेश्चंस हैं जिन पर यहाँ पर आप आपत्ति दर्ज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ ना कुछ या तो क्वेश्चन या आंसर यहाँ पर वो गलत दिया हुआ है। तो शुरू करते हैं और देखते हैं। सबसे पहले हमारे सामने जनरल स्टडीज का क्वेश्चन पेपर है जो कि सभी के लिए है। तो यहाँ पर अगर हम देखें फर्स्ट क्वेश्चन के, आप मैच करते चलें। हाँ, लेकिन क्वेश्चन की जो आपके सीरीज है, सीरियल है, वो सीरियल आगे पीछे हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन आपके सबके सामने ही होंगे। तो यहाँ पर देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन क्या कहता है, तो फर्स्ट है आपका, निम्न में से कौन सा 4 चरणों वाला आपदा प्रबंधन उपागम का हिस्सा नहीं है। आपदा प्रबंध का जो आपदा प्रबंधन है उसका हिस्सा कौन सा नहीं है, ऐसा कौन सा उपागम है जो इसका हिस्सा नहीं है। देखिए तैयारी, ये तो हिस्सा होता है, ये तो उपागम होता है, बिल्कुल। दूसरा रिकवरी, रिकवरी भी होता है। अगर बात करें सतर्कता, तो ये नहीं होता, निवारण होता है। तो आंसर आपका सी यहाँ पर सही होगा। जिसका भी यह सी है उसके तो यहाँ बल्ले ही बल्ले हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट में क्या है, बंदूक की गोली छोड़ते समय, बंदूक की गोली छोड़ते हैं तो पीछे की ओर झटका लगता है, उदाहरण है। तो देखिए ये है आपका एक बेसिक सा क्वेश्चन था, तो इसका तो सभी का सही ही गया होगा। तो ये होता है आपका न्यूटन की गति के तृतीय नियम को ये बताता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट देखें, अगर जैविक खेती के तहत भूमि क्षेत्रफल के संदर्भ में कौन सा देश सबसे आगे है, तो जो देश सबसे आगे है वो है आपका, तो यहाँ पर सही आंसर जो होगा वो होगा ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया जैविक खेती के तहत भूमि क्षेत्रफल के संदर्भ में देश सबसे आगे है। कौन सा देश, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर पूछा गया है, भारत में नए राज्यों के निर्माण हेतु संसद में कौन सी बहुमत की आवश्यकता पड़ती है। तो ये भी आपका बेसिक सा क्वेश्चन था, यहाँ पर ऑप्शन आपका सी सही होगा। साधारण बहुमत की यहाँ पर जरूरत पड़ती है, मतलब जो भी उपस्थित होते हैं सदस्य उनका 50% से ज्यादा साधारण बहुमत होना चाहिए, तो ये आपका पूरा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें वहीं,
अगर संत सिद्धि चंद जैन को किसने नादिरे जमा की उपाधि किसने दी थी? तो ये जो उपाधि दी गई थी, ये जहांगीर के द्वारा उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शून्य गरीबी अभियान कब शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था आपके 2 अक्टूबर 2024 को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका दायरा व्यापक है? बॉर्डर स्कोप पूछा हुआ है, किसका है? आंतरिक लेखा परीक्षा का, गुणवत्ता नियंत्रण का, आंतरिक नियंत्रण का, या आंतरिक जांच का। अब बात समझ में यहाँ ये नहीं आती कि आखिर ये आपको जनरल सामान्य ज्ञान में क्वेश्चन क्यों दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ जो ये क्वेश्चन आता है ये आपका ऑडिटिंग में पूछा जाता है अंकेक्षण में, और इसका सही आंसर है आपका आंतरिक नियंत्रण। आंतरिक नियंत्रण में ही दोनों चीजें आ जाती हैं, आंतरिक जांच भी आ जाती है और आंतरिक लेखा परीक्षण भी आ जाता है। तो सही आंसर इसका आंतरिक जांच है। नेक्स्ट है आपका, संविधान के अनुच्छेद 371 ए किस राज्य के विशेष दर्जे से संबंधित है? तो कौन सा राज्य है जिससे ये संबंधित है? तो इसका आंसर होगा आपका नागालैंड, ऑप्शन डी। विकल्प चुनना है आपको कि तीसरी संख्या उसी प्रकार संबंधित, वह विकल्प चुनिए जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसमें जो दिया हुआ है, इसमें सही दिया हुआ है कि 5 का क्यूब, 5 की क्यूब इंटू 5 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 5 पंजे 25 पंजे 125, 125, और वहीं पर 125 और साथ में इसका स्क्वायर जो है ये होना है, यहाँ प्लस होना है। तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 25, तो इस तरह से ये आ गया आपका 150। इसी तरह से आपको देना है 8 का। तो 8 को अगर हम देखेंगे तो 8 अट्ठे 64, 64 अट्ठे 512। तो 8 का भी इसी तरह से करेंगे, 8 की क्यूब प्लस 8 का स्क्वायर, इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो देखेंगे यहाँ 512 प्लस 8 अट्ठे 64, ये आएगा आपका। तो इनको देखेंगे 6 7 5, 576। तो 576 आपका ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है यहाँ आपका? डी। नेक्स्ट देखते हैं, और नेक्स्ट है आपका, निम्न में से किसने महाराजा रणजीत सिंह को कोहा ए नूर हीरा भेंट किया? तो कोहिनूर हीरा, कोहा ए नूर मतलब कोहिनूर हीरा किसने भेंट किया था? तो ये किया था शाह सूजा ने। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी सही होगा, शाह सूजा। नोबल शांति पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी जी, ये वही सत्यार्थी हैं जो आ, आपके मलाला यूसुफजाई के साथ इनको दोनों को इस संयुक्त रूप से नोबल शांति पुरस्कार दिया गया था। बाल श्रम के लिए इन्होंने वर्क किया था, लेकिन यहाँ पर ये गलती ना करें, इसका आंसर जो था वो था दिया सलाई। कुछ का आंसर क्या था, कुछ नहीं, ज्यादातर ने ये आंसर दिया है बाल श्रम विरुद्ध संघर्ष। यहाँ बात की जाए मोटे अनाज में कौन सा अनाज समूह शामिल है? तो इसमें जो आएगा वो है आपका ज्वार, बाजरा, रागी। किस संगीतकार को बिहारी बुलबुल की उपाधि दी गई? तो बिहारी बुलबुल की उपाधि जो दी गई थी वो दी गई थी आपके चिंतामणि को, चिंतामणि को उपाधि दी गई थी। 14 में आपसे पूछा है कि एक वस्तु का मूल्य 20% बढ़ा दिया जाता है तथा बिक्री की कमी के कारण बाद में मूल्य को 25% घटा दिया जाता है। वस्तु की अंतिम मूल्य में शुद्ध प्रतिशत परिवर्तन कितना हुआ? तो मान लेते हैं यहाँ पर वस्तु जो है वो 100 की है, जब उसका मूल्य बढ़ा दिया जाता है तो वो 120 की हो जाती है, 20%। अब 120 का दोबारा से 25% कम कर दिया जाता है, तो जब आप 125% कम करेंगे 120 का, तो वो कितना आ जाएगा आपका? वो आ जाएगा आपका 30। तो आप देखिए 120 में से, भाई पहले वस्तु कितने की थी? 100 की, आपने उसको इंक्रीज कर दिया तो कितने की होगी? 120 की।
अब आप इसको फिर डिक्रीज कर रहे हैं 30 रुपए कम, तो अब हो जाएगी 90 की। तो फाइनली देखिए कि पहले 100 की थी, अब होगी 90 की। तो ये कितनी वृद्धि हुई है, कमी? तो ये हुई है कमी। और कितने प्रतिशत कमी होगी 100 की चीज पर? 10% कमी होगी। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी सही होगा। देखिए यही क्वेश्चन आपका यूपी पीजीटी में भी पूछा जा चुका है। किसमें? कॉमर्स में। यूपी पीजीटी कॉमर्स 2022 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था और यहाँ भी ये पूछा गया है। निम्न में से किस गैस के रिसाव से सन 1984 में भोपाल गैस त्रासदी हो गई थी? तो ये ऑप्शन था आपका मिथाइल आइसोसाइनेट। नेक्स्ट देखते हैं। प्राथमिक पूंजी बाजार में, देखिए यहाँ थोड़ा सा बिलर है, मैं आपसे बोल रहा हूं, आप सुन लेंगे। प्राथमिक पूंजी बाजार। तो प्राथमिक पूंजी बाजार की अगर बात करें यहाँ पर, दीर्घकालिक वित्तीय संस्थाओं से धन जुटाया जाता है, प्राथमिक पूंजी बाजार उसको कहेंगे। देखिए, या वाणिज्यिक बैंकों से धन जुटाया जाता है, या अंशों का क्रय और विक्रय किया जाता है, या जनता को पूंजी जारी की जाती है। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन होगा जनता को पूंजी जारी की जाती है। नेक्स्ट आपका, हाल ही में केंद्रीय मंत्री श्री जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में एक स्वदेशी एआई आधारित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल लॉन्च किया, जिसका नाम क्या था? तो उसका नाम था भारत जैन। क्या था? भारत जैन। निम्नलिखित में से देखिए एक यही पेज है जिसका बिलर थोड़ा आ रहा है, आगे आपका सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ अमरता का उल्लेख करता है, मोक्ष का नहीं? अमरता का उल्लेख करता है लेकिन मोक्ष का नहीं करता। इसका आंसर अभी डाउटफुल है, इसलिए हम इसका क्लियर नहीं करेंगे। इसका आप कमेंट में आंसर दे सकते हैं कि आपके अनुसार क्या है। अवध में एका आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो अवध में जो नेतृत्व किया था, वो किया था आपके मंदारी पासी ने। तो मंदारी पासी ने अवध में इसका एका आंदोलन को चलाया था। आनुवंशिक रोग जो है यहाँ पर वो क्या होता है? तो देखिए वे होता है वर्णधानता। नेक्स्ट है विश्व प्रशंसा रिपोर्ट। विश्व प्रशंसता रिपोर्ट 2025 के अनुसार विश्व में सबसे प्रसन्न देश निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वो नंबर 1 पर है आपका फिनलैंड। जी, फिनलैंड के जो लोग हैं वो हमसे क्या पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा खुश रहते हैं। और ये देखिए इस अगर रैंकिंग की बात करें तो इसमें पाकिस्तान भी हमसे आगे है। इसका मतलब हमारे लोग इतने खुश नहीं रहते जितना पाकिस्तान में रहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय ने किस केस में यह घोषित किया है कि पथ निरपेक्षता भारतीय संविधान का आधारभूत ढांचा है? तो इसका सही ऑप्शन होगा आपका एस आर बॉम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। भारत में पहली सूती मिल कब स्थापित की गई थी? तो देखिए यहाँ पर आपका ये बोनस अंक देने वाला क्वेश्चन है। इस पर अगर आप आपत्ति कर सकते हैं दर्ज। एक क्वेश्चन ये आपका वो है जिस पर आप आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। अगर बात की जाए यहाँ पर भारत में पहली सूती मिल कब स्थापित की गई थी, क्योंकि अगर बात की जाए यहाँ करेक्ट ऑप्शन नहीं है, तो प्रॉब्लम क्या है, ये करेक्ट ऑप्शन नहीं है। अब आप इसको एनसीईआरटी से भी दावा पेश कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर बात करें जो पहली जो मिल थी वो 1818 में लगाई गई थी, वो भी कोलकाता के पास। लेकिन यह सफल नहीं हो पाई थी। इसलिए जो सफल आधुनिक सूत मिल की स्थापना हुई थी वो हुई थी 1854 में। 1854 में, जो कि आपका कोई सा भी ऑप्शन यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं आपको सभी को बोनस अंक दिलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। जाड़े के प्रारंभ में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा किस कारण से होती है? तो क्या कारण है जिस कारण से वर्षा होती है? तो यहाँ ऑप्शन होगा आपका डी सही, उत्तर पूर्वी मानसून। उत्तर पूर्वी मानसून। तो यहाँ पर आपके 24 क्वेश्चंस हो गए।
नेक्स्ट है आपका 2011 की जनगणना के अनुसार प्रति हजार पुरुषों पर उत्तर प्रदेश में कितनी स्थित स्त्रियां हैं? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका बी 1900 912, मतलब 1000 पुरुषों पर 912। तो कहीं ना कहीं अभी ये बराबरी वाली बात यहाँ नहीं आई है, जो कि होनी जरूरी है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नगर अलकनंदा और भागीरथी नदियों का संगम है? तो सही ऑप्शन इसका होगा ऑप्शन ए देवप्रयाग। देवप्रयाग जो है यहाँ अलकनंदा और भागीरथी नदियों का संगम है। नेक्स्ट है आपका वातावरण में किसकी उपस्थिति के कारण स्मॉग बनता है? तो देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये। नाइट्रोजन और सल्फर ऑक्साइड इन दोनों के मिश्रण से स्मॉग बनता है। अपनी सामान्य चाल से 3/5 की चाल से चलने पर किसी व्यक्ति को 20 मिनट अधिक समय लगता है या देरी से पहुंचता है। यदि वह अपनी सामान्य चाल से चले तो उसे कितना सामान्य समय लगेगा? तो इसका ऑप्शन जो करेक्ट था वो है आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी मतलब 30 मिनट्स। जब 3.35 से चल रहा है तो पूरी चाल कितनी बची? तो देखिए जब आप एक में से 3 5 कब करेंगे तो ये 2 5 बचेगा, तो 2 5 से आप इसका समय निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, जैव विविधता के नुकसान का प्राथमिक कारण कौन सा है? मोस्टली ने यहाँ पर आंसर क्या दिया है? पोल्यूशन दिया हुआ है, लेकिन पोल्यूशन इसका आंसर नहीं है। जैव विविधता की बात हो रही है। इसका जो ऑप्शन है वो होगा करेक्ट आपका डी, मतलब आवास का विनाश और विखंडन। नेक्स्ट है आपका सिंधु घाटी सभ्यता की जल संचय और प्रबंधन प्रणाली का प्रमाण निम्नलिखित में से किस स्थल पर मिला है? तो सही ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन सी धौलवीरा। ऑप्शन सी धौलवीरा। हर्षवर्धन के समय में उत्तर प्रदेश में किस नगर को नगर महोदय श्री के नाम से जाना जाता था? इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा आपका बी कन्नौज को। कन्नौज। कन्नौज को क्या कहा जाता है आप कमेंट में जरूर बताएं। इससे क्या होगा आपका नेक्स्ट के लिए भी एग्जाम, नेक्स्ट एग्जाम के लिए भी आपका रिवीजन होगा। नेक्स्ट है, 100 मीटर की दौड़ में ए बी को 25 मीटर से हराता है और बी सी को 4 मीटर से हराता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दोनों का रेशो क्या दिया हुआ है? ए और बी का रेशो 25:1 का दिया हुआ है और बी सी का 4:1 का दिया हुआ है। दोनों रेशो को इक्वल करते के आप आंसर निकालेंगे तो आंसर आपका ए करेक्ट होगा, मतलब 28 मीटर से। तो ए सी को हरा सकता है 28 मीटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। मद्रास का गवर्नर रहते हुए निम्न में से किसने सैनिकों के माथे पर जातीय चिन्ह लगाने का तथा कान में बालियां पहनने से मना कर दिया? जातीय जो चिन्ह था उसको माथे पर लगाने से भी, जिसको तिलक कह सकते हैं, उसको मना कर दिया था। वो बेंटिक था, डलहौजी था, वेलेजली था या हेस्टिंग्स था? तो करेक्ट ऑप्शन था वो था बेंटिक। विलियम बेंटिक ने इसको मना कर दिया था। जैविक कृषि आंदोलन का अंतरराष्ट्रीय महासंघ मुख्यालय कहाँ पर है? देखिए खेती से कृषि से क्या ही क्वेश्चन यहाँ पूछे गए हैं। तो यहाँ पर जो जैविक कृषि की बात की जाए तो इसके आंदोलन का अंतरराष्ट्रीय भी देखो किसको बनाया है? चीन में ही बनाया गया है। महागोनी। देखिए एनसीईआरटी से डायरेक्ट पूछा गया क्वेश्चन है, महागोनी वृक्ष निम्नलिखित में से कौन सा एक वनस्पति वन प्रदेश में प्रमुखता से पाया जाता है? तो सही ऑप्शन होगा इसका उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन। किस महासागर का अत्यधिक खारा जल प्रकृति में शुद्ध पानी में परिवर्तित हो जाता है? इसका सही आंसर होगा आपका उबालने के द्वारा। किसी भी महासागर का जो अत्यधिक खारा जल होता है प्रकृति में, वो शुद्ध पानी में परिवर्तित कब हो सकता है? जब आप उसको अत्यधिक उबालेंगे।
ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम से संबंधित हैं? ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ऑप्शन है वर्गीज कुरियन। नेक्स्ट, 18 फरवरी 2005 को शुक्रवार पड़ता है तो 18 फरवरी 2007 को संडे होगा, मतलब रविवार। ऑप्शन आपका सी सही होगा। नेक्स्ट है आपका, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के पहले आधे शब्द को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो 15वां अक्षर कौन सा होगा? तो सही ऑप्शन होगा आपका ए, बी होगा। मतलब ए बी सी डी को उल्टा करके लिखना है और फिर आगे की ऐसे ही आपको पूरी संख्या सीधी लिखनी है, पूरे लेटर सीधे लिखने हैं। तब 26 में आपको सीधे हाथ से गिनता हुआ आना है। तो यहाँ पर आपके 40 आए हैं कॉमन पेपर के। आप कमेंट में जरूर बताएं 40 में से आपके कितने आ रहे हैं। देखिए यहाँ पर कोई किसी का रिश्तेदार नहीं है कि आप किसी को झूठी इंफॉर्मेशन दे या छुपाए। आप हमेशा अच्छी इंफॉर्मेशन दे, वैलिड दे, ताकि आगे के भी अंदाजा लगाया जा सके। तो ये तो थे आपके कॉमन पेपर। अब हम चलते हैं सब्जेक्टिव पेपर की तरफ। और यहाँ हमारा जो सब्जेक्ट होगा वो होगा इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र। जी हाँ, अर्थशास्त्र है यहाँ पर। तो अर्थशास्त्र का जो सबसे पहला क्वेश्चन थोड़ा आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन आप मैच कर सकते हैं। इसी तरह से आयोग भी परेशान करता है। अभी आपने देखा था यूपी टीजीटी और पीजीटी की जो आंसर की दी है, उसमें भी एक साथ एक मास्टर आंसर की दे दी। अब उसको मैच करने में भी कई घंटे लग जाते हैं कैंडिडेट को। कैंडिडेट क्या करेगा, अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखेगा, उसको फिर देखेगा वहां कौन सा आंसर दिया हुआ है। तो ये सब गलत हो रहा है कैंडिडेट के साथ। सेंटर दूर डाले जा रहे हैं, आंसर की सही नहीं आ रही है, और ऊपर से मार्क्स नहीं बताए जाते हैं। मैं तो देखिए इस बार जो आंदोलन काफी चल रहे हैं, सारी बातें रखी जा रही हैं कि आंसर भी दिखा, आपको जो आपका मार्क्स है वो भी शो किए जाएं, और बिना ही पूछे, बिना आरटीआई डाले आपकी मेरिट भी शो की जाए। तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है, गुरले एवं शान ने मुद्रा को किन दो भागों में बांटा है? ऑप्शन होगा आंतरिक मुद्रा और बाह्य मुद्रा। निम्नलिखित में से कौन सा रेखीय प्रतिगमन में वर्ग त्रुटि के योग एस एस ई और सर्वोत्तम फिट रेखा के बीच संबंध का अच्छा वर्णन करता है? तो जो अच्छा वर्णन करता है वो आपका ऑप्शन डी होगा। सर्वोत्तम फिट रेखा डेटा बिंदुओं के बीच के करीब जाने पर एस एस ई घटता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से बाजार की विफलता का क्या कारण है? तो बाजार की विफलता का कारण क्या है, वो यहां आपसे पूछा गया है। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन के अनुसार तब कोड चुनेंगे। बाह्यता, सूचना की विषमता, पूर्ण प्रतियोगिता। पूर्ण प्रतियोगिता। तो अगर यहाँ पर बात करें किसकी, पूर्ण प्रतियोगिता की, तो ये तो यहाँ नहीं, लेकिन बाह्यता, बाह्यता यहाँ बिल्कुल सही होगा। बाह्यता भी आ जाएगा। और साथ में आपका सूचना की विषमता, ये दोनों क्या है, ये बाजार की विफलताओं का कारण है। अगर ये सही नहीं मिल पाते तो ऑप्शन आपका डी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। करेक्ट क्या होगा यहाँ, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट है आपका मद्रास का, सॉरी ये प्रथम 10 प्राकृतिक अंकों का मानक विचलन स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा गया है। तो आपने ये किया होगा जरूर। फॉर्मूला क्या था इसका, फॉर्मूला है एन स्क्वायर माइनस वन अपॉन 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 12, अपॉन 12। तो इससे यहाँ पर आपका कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। 100 माइनस वन अपॉन 12, इसका स्क्वायर रूट भी है। तो आप इसको सोल्व करेंगे, करेक्ट जो ऑप्शन होगा वो आपका आ जाएगा ऑप्शन ए, 2.87। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक की निवेश नीति का अंग नहीं है? निवेश नीति का कौन सा अंग नहीं है? तो देखिए ऑप्शन होगा बी, अंश पूंजी, लाभदायकता और निधि की सुरक्षा, तरलता। ये तीनों ही किसको चाहिए, निवेश नीति में होनी चाहिए। लेकिन अंश पूंजी
निवेश नीति का अंग नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, 2025-26 के भारतीय आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार कारखाना रोजगार में सबसे अधिक योगदान देने वाला राज्य को अवरोही क्रम में रखिए। देखिए यहाँ पर जो सबसे पहले आता है आपका, सबसे पहले आएगा आपका तमिलनाडु, नंबर 1 पर तमिलनाडु होगा। और नंबर 2 पर आपका गुजरात होगा। नंबर 3 पर वही अपना उत्तर प्रदेश होगा। और उसके बाद आपका हरियाणा होगा। तो ये कहां पर है आपके ऑप्शन, ये आ रहे हैं ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं, सही कथन ज्ञात कीजिए। से का नियम इस मान्यता पर आधारित है कि लोग अपनी आय का केवल एक भाग वस्तु की खरीद पर खर्च करते हैं। ठीक है, केवल एक भाग से कह रहे हैं, केवल एक ही भाग खर्च करते हैं। तो क्या ये सही कर रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है कि एक ही भाग खर्च करें। ये तो खुद ही दिखाई दे रहा है कि ये बात सही नहीं है। और वो भी कोई अर्थशास्त्री कहेगा नहीं। शास्त्रीय दूसरा है, शास्त्रीय अर्थशास्त्रियों का मानना है कि पूर्ण रोजगार में बचत और निवेश के बीच समानता ब्याज की दर द्वारा लाई जाती है। जी, समानता ब्याज की दर द्वारा ही लाई जाती है, ये बात सही है। तो केवल डी, डी मतलब केवल दो ही सही है, पहला यहाँ ऑप्शन सही नहीं है। सूची एक को सूची दो से मैच करना है आपको, और तब आपको यहाँ अपना करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो देखिए यहाँ अगर बात की जाए करेक्ट ऑप्शन की, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ देख लेते हैं। देखिए फर्स्ट ए का अगर बात करें, IECD, तो ये आ जाएगा आपका 1961। और वहीं अगर बी की बात की जाए, IDA, IDA का मैच हो जाएगा आपका 1960। एशियन बैंक की बात करें, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, ये हमने अपने प्रैक्टिस सेट में भी लिया था। तो आप इसको इसका जो हो जाएगा, ये हो जाएगा 1966। और डी का हो जाएगा आपका 1। तो करेक्ट ऑप्शन जो आ रहा है वो आपका आ रहा है बी। सॉरी सॉरी, ये थोड़ा गलत हो गया, इसको दोबारा देख लेते हैं। यहाँ पर जो होगा आपका, ये सन में गलती हो गई थोड़ी। IECD, IECD की बात करें तो ये आपका 3 होगा, 1960 होता है। आईडीए की बात की जाए तो आपका 61 है। और अगर सी की बात की जाए, आई एशियन विकास बैंक, तो सी का जो होगा वो होगा आपका 66। और आपका डी होगा 1964। तो सही ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका? बी ऑप्शन करेक्ट होगा। पंप प्राइमिंग की सफलता निम्नलिखित में से किस तथ्य पर निर्भर करती है? देखिए पंप प्राइमिंग की अगर सफलता की बात करें तो किस किस पर निर्भर करती है, तो वो 3 बातों पर निर्भर करती है। यहाँ घाटे का वित्त पोषण होना चाहिए, ऋण व्यक्तियों से नहीं बैंकों से लिया जाना चाहिए, और सार्वजनिक व्यय से रोजगार के अवसरों में वृद्धि होनी चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या सही होगा? बी सही होगा। 1 2 3 सभी ये सही हैं। निम्नलिखित में निम्नलिखित सूचकांकों में किसके द्वारा समय उत्क्रमण तथा कारक उत्क्रमण परीक्षण दोनों संतुष्ट होते हैं? तो सही आंसर होगा आपका फिशर का सूचकांक। मार्शल के अनुसार सीमांत तुष्टिगुण विश्लेषण में मुद्रा की सीमांत उपयोगिता, जो मुद्रा की सीमांत उपयोगिता है, ये देखिए वैसे क्वेश्चन 2 था, काफी इजी था, 12th स्टैंडर्ड का ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर मार्शल के अनुसार सीमांत तुष्टिगुण विश्लेषण में मुद्रा की बात कर रहा है, वस्तु की नहीं, मुद्रा की। तो ये स्थिर रहती है। इनमें से सतत चर नहीं है, तो इनमें से सतत चर वो आपका आय रुपया नहीं है। विशेष आहरण SDR का उपयोग नहीं किया जाता, तो इसका उपयोग नहीं किया जाता है किसमें? मुद्रा में। ये भी आपका कहाँ से लिया गया है? ये भी आपका 12th स्टैंडर्ड का ही क्वेश्चन है।
नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से जीडीपी का हिस्सा है। तो इसमें से जीडीपी का हिस्सा कौन सा है, पूछा गया है। देखिए जीडीपी का हिस्सा यहाँ पर जीवन प्रत्याशा को छोड़कर बाकी ये सभी क्या है जीडीपी में आ जाती है, क्योंकि इन पर भी क्या होता है, धन खर्च होता है। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, 1 2 3 ऑप्शन ए सही होगा। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली टीपीडीएस द्वारा किस समूह के लोगों को विशेष रूप से लक्षित किया जाता है। गरीब सरकारी कर्मचारी को, बिल्कुल गरीब सरकारी कर्मचारी को यहाँ पर लक्षित किया जाता है। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, यहाँ केवल एक सही है, सी। ऑप्शन सी आपका यहाँ करेक्ट होगा। निम्नलिखित बैंकों में कौन सी केंद्रीय बैंकों की जननी के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ तो एक ही ऑप्शन होगा, क्या बैंक ऑफ इंग्लैंड। आपतन दक्षता प्राप्त होती है जब, तो आपतन दक्षता है वह कब प्राप्त होती है, जब उपभोक्ता, तो करेक्ट ऑप्शन ही बोल देते हैं इसमें, ऑप्शन सी। उपभोक्ता की बचत ज्यादा होती है उत्पादक की बचत से। यदि वस्तु की मांग बेरोजगार और आपूर्ति रोजगार, या मांग और आपूर्ति की बात की जाए कि ये मांग और प्राइस की नहीं, तो करारोपण का भार अपेक्षाकृत अधिक किस पर होगा। करेक्ट ऑप्शन होगा आपका क्रेता पर। तो भार किस पर ज्यादा होगा, क्रेता पर। वैश्विक भूख सूचकांक 2024 भारत की रैंक क्या थी। तो इसमें भारत की जो रैंक है वो थी आपकी 105। ये किसका, करंट का क्वेश्चन है, करंट जीएस में भी ये पूछा जाता है। मुद्रा का चक्राकार बहाव का संबंध है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, कुल आय और कुल व्यय के बीच संतुलन से। सूची एक और सूची दो से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए सही उत्तर को चुनिए। माप का पैमाना और चर यहाँ पर दिए गए हैं। सांकेतिक पैमाना, क्रमागत पैमाना, अंतराल पैमाना, आनुपातिक पैमाना। तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ए को मैच कर लेते हैं। तो ए की जो मैचिंग होगी वो आपकी रंग से होगी। दूसरे की बात करें तो आपकी एक ग्रेड से होगी। अंतराल पैमाने की बात करें तो यहाँ पर ये तापमान से होगी, और आनुपातिक पैमाने की बात करें तो दूरी से होगी। तो करेक्ट ऑप्शन आपका ए यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची, यह में दो सूची दी हुई है, राष्ट्रीय आय और परिभाषाएं दी हुई हैं। तो देखिए राष्ट्रीय आय, उपभोग फलन, मुद्रास्फीति और निवेश फलन, इन तीनों को आपको मैच करना है, और मैच करके यहाँ पर जो आपका ऑप्शन निकलता है, तो ऑप्शन जो करेक्ट निकलेगा वो आएगा आपका सी। सी क्या है, सिंपल है, 1 2 3 4। तो देखिए जिस तरह से ये लिखे हुए हैं ये सभी की परिभाषा सीधी सीधी दी गई है, ये सभी सही हैं। निम्नलिखित में से डब्ल्यूटीओ की एक महत्वपूर्ण समिति नहीं है। अब यहाँ कह रहा है महत्वपूर्ण समिति कौन सी नहीं है, ये नहीं कह रहा कि समिति कौन सी है, पूछा गया है कौन सी समिति नहीं है। ऑप्शन आपका ए ही हो जाएगा, बहुपक्षीय विनियोग गारंटी एजेंसी इसकी समिति नहीं है। निम्नलिखित में से सेवा क्षेत्र गतिविधि का भाग नहीं है। अब देखिए यहाँ पर आपके काफी परेशान करने वाला एक क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि यदि आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं तो आप कहेंगे कि देखिए ये सभी जो दिया हुआ है सभी किस में आ रहे हैं, आपके सेवा क्षेत्र में आ रहे हैं। लेकिन यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका बिजली, गैस और जल आपूर्ति। क्योंकि बिजली क्या है, बिजली आपकी ये किस में आ जाता है, मैन्युफैक्चरिंग में आ जाता है, तो ये सेवा क्षेत्र में नहीं आता, बिजली, गैस और जल आपूर्ति। वर्णनात्मक सांख्यिकी में निम्नलिखित में से कौन सी विधि आमतौर पर उपयोग की जाती है। तो सही ऑप्शन होगा आपका बार, ग्राफ और हिस्टोग्राम बनाना।
तो केवल डी यहाँ पर केवल दो सही होगा, ऑप्शन डी सही है। मांग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए, कथन केवल दूसरा सही है और इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा। मांग केवल उन इच्छाओं को दर्शाती है जिन्हें उपलब्ध संसाधनों से संतुष्ट किया जा सकता है, बाकी तो वो सभी इच्छाएं हैं। मांग का ये क्या है, परिभाषा दी हुई है मांग की। विनिमय दर के संदर्भ में निम्नलिखित में से इन कथनों पर आपको विचार करना है और सही उत्तर आपका चुनना है। तो सही जो यहाँ पर होगा केवल वो, यहाँ ए और दो दोनों ही सही हैं। मतलब ब्याज की दर के बढ़ने से घरेलू मुद्रा की विनिमय दर में सुधार होता है और मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि से घरेलू मुद्रा की विनिमय दर बदतर होगा। नेक्स्ट है आपका, किसने कहा है सार्वजनिक ऋण से फिजूल खर्ची, बेकार के युद्ध और बुरी आर्थिक दशा उत्पन्न होती है? तो ये कहा था एडम स्मिथ ने। वैसे इसका तो ऑप्शन अगर आपको याद भी नहीं होता तो भी आप इसको एडम स्मिथ ही कहते। वजह क्या है कि यहाँ पर देखिए सार्वजनिक वितरण के बाद सार्वजनिक ऋण की फिजूल खर्ची, जो यहाँ फिजूल खर्ची की बातें हुई हैं वो एडम स्मिथ के द्वारा ही हुई है। हैजिंग का क्या अर्थ होता है? हैजिंग का क्या अर्थ होता है? तो ऑप्शन केवल सी पहला ही सही है, विदेशी विनिमय जोखिम से बचना। ऑप्शन आपका क्या सही होगा, केवल सी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट, विनिमय आय चक्र परिकल्पना के अनुसार जीवन काल आय वाई और अवधि की संख्या टी के संदर्भ में एपीसी को कौन सा सूत्र दर्शाता है? एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ये भी 12th स्टैंडर्ड का ही क्वेश्चन है आपका। तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो होगा आपका एपीसी इजिकल टू कंजप्शन अपॉन इनकम वाई। नेक्स्ट है, एक साधारण असममिति बटन की स्थिति में माध्य माध्य का बहुलक हमेशा आने वाला क्वेश्चन है। माध्य बराबर 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ऑप्शन सी सही होगा। डॉक्टर ए के खंडेलवाल समिति, बहुत बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन को याद रखना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर ये कौन था, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? NEP निष्ठा, PM ई विद्या या PM श्री। तो करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पर सी, PM श्री ई विद्या। ये सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि इसका जो करेक्ट जो आपका आंसर है पीएम ई विद्या की बात करें तो ये 2020 17 मई 2020 में ये लॉन्च किया गया था। ये कोविड-19 जो आया था उसमें लॉन्च किया गया था, क्योंकि इसका जो उद्देश्य था, इसका जो छात्र थे, ये महामारी आई थी, इसके तहत महामारी के दौरान छात्रों की जो शिक्षा थी उसको निर्बाध रखने के लिए एक डिजिटल मल्टी मोड प्लेटफॉर्म के रूप में इसका क्या किया था, शुरुआत की गई थी। तो ये यहीं पर यही गलत है। नेक्स्ट देख लेते हैं, राशि पातन के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। इन कथनों पर आपको विचार करना है और उसके बाद देखना है कि सही उत्तर चुनना है। तो देखिए, राशि पातन का उद्देश्य अतिरिक्त उत्पादन से छुटकारा पाना है, बात सही है। राशि पातन से अभिप्राय घरेलू बाजार की अपेक्षा विदेशी बाजारों में वस्तुओं को कम कीमत पर बेचना है। आप वस्तुएं अपने देश में ना बेचकर विदेशों में बेचते हैं, तो इसका मतलब दोनों ही बातें यहाँ पर सही कही है। आपका ऑप्शन ए यहाँ करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, विकासशील देशों के आर्थिक विकास में सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र हैं, तो एक दूसरे के क्या हैं, पूरक हैं। ठीक है, एक दूसरे के पूरक हैं। IMF अपने सदस्य देशों की विनिमय दर प्रणाली के संबंध में क्या लागू करता है? तो क्या लागू करता है, ये आपका लागू करता है, इसमें से ऐसी कोई भी बात नहीं थी जिसको वो लागू करता है। तो इसका मतलब ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, ना ही ए और ना ही बी। LM वर्क में दाहिने और बदलाव का क्या कारण है? तो बदलाव का क्या कारण है? तो ये कारण होता है
कि मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि हो जाती है। ये पहला सही है, इसका मतलब केवल एक ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, सुदृढ़ वित्तीय सिद्धांत संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है? तर्क तर्कहीन वित्तीय समालोचन से ये संबंधित नहीं, सही ऑप्शन गलत है। यह संतुलित बजट से, सुदृढ़ वित्तीय सिद्धांत संतुलित बजट से संबंधित है। ऑप्शन आपका ए सही होगा। ठीक है, ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए आपके 11 से ही दिया हुआ है। उपभोक्ता संतुलन में कीमत रेखा तटस्थता वक्र की स्पर्श रेखा होती है, क्योंकि क्योंकि मार्जिनल एम आर एस एक्स वाई इजिकल टू पी एक्स अपॉन पी वाई। ऑप्शन आपका यहाँ सी सही होगा। निम्नलिखित में से डेटा में सबसे अधिक मानक विचलन, तो देखिए यहाँ पर सेम है, ये इनमें बराबर विचलन दिख रहा है, लेकिन एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें अलग अलग डेटा दिए हैं। तो ये तो आप अगर तुक्का भी लगाते तो भी आपका ये भी सही हो जाता। उच्च शक्ति वाली मुद्रा इस नाम से भी जानी जाती है। देखिए यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन से ही यहाँ ऑप्शन गलत दिए हुए हैं, क्योंकि उच्च शक्ति वाली मुद्रा तरलता भी दिखाती है, निकट मुद्रा भी दिखाती है, निकट मुद्रा भी दिखाती है। तो यहाँ ये ऑप्शन गलत है। तो यहाँ पर आप दावा कर सकते हैं इसमें आपको सभी को बोनस अंक मिल सकता है। वैसे जो ज्यादा प्रोबेबिलिटी है वो आपकी जो आयोग देगा वो ए ही ऑप्शन देगा, क्योंकि तरलता निकटता दिखाती है कि कितनी जल्दी आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं रुपीज में। वैसे यहाँ पर आपको बोनस अंक पक्का इसमें मिलने वाला है। तो दो क्वेश्चन ऐसे हो गए जिसमें आपको बोनस अंक मिलेगा। आगे भी देखते हैं अभी। बस आप वीडियो में अंत तक बने रहिए, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आपका कोई इसमें नुकसान तो है नहीं। और आगे हम हमेशा कोशिश करते हैं कम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा प्रोवाइड करा सकें मटेरियल आपका जो काम का है। आपका काम का यह मटेरियल है कि आपको पता चल जाए कौन से क्वेश्चन गलत हैं, कौन से आंसर गलत हैं, किस पर बोनस अंक मिलेगा और किसका आंसर क्या है। तो हम इसलिए सभी ऑप्शन भी नहीं पढ़ते कि आपका समय बच जाए। लेकिन अगर आप चाहते हैं सभी ऑप्शन पढ़े तो वो तो क्लास ही हो जाएगी, हम उस तरह से भी तैयार हैं, लेकिन इसमें कोई फायदा तो है नहीं। नेक्स्ट, तो देखिए यहाँ पर 82 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो 82 में क्या कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा काल भारतीय अर्थव्यवस्था की रोलिंग योजना से संबंधित है? तो रोलिंग योजना से जो संबंधित था वो आपका 78 81 था। ऑप्शन आपका डी सही होगा। स्फीति को रोकने का कौन सा उपाय नहीं है? ये कह रहे हैं कौन सा उपाय नहीं है। तो देखिए यदि आप अपना बजट कम कर रहे हैं, बजट घाटा कम कर रहे हैं, तो ये इससे कोई स्फीति रुकती नहीं है। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पर सॉरी, इससे रुक सकती है ना, रुक सकती है, ये गलत हो जाएगा यहाँ। रुक सकती है केवल क्या सही होगा यहाँ पर? डी संसाधनों का न्यून उपयोग। संसाधनों का यदि आप रिसोर्सेज का न्यून उपयोग करते हैं तो उससे इस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। मनरेगा निधि उपयोग के अंतर्गत उच्च न्यूनतम मजदूरी निर्धारण के अनुसार निम्नलिखित राज्यों को सही आरोही क्रम में आपको बताना है। कह रहे हैं उच्च न्यूनतम मजदूरी अंतर्गत उच्च न्यूनतम मजदूरी, तो नंबर 1 पर कौन से राज्य को लेंगे? नंबर 1 का आपका केरल होगा, नंबर 2 पर आपका आंध्र प्रदेश, नंबर 3 पर होगा आपका 3 पर तमिलनाडु, और लास्ट आपका मेघालय। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका यहाँ? ऑप्शन आपका डी सही होगा। केंद्रीय बैंक द्वारा किए गए खुले बाजार की परिचालन से मुद्रा कैसे प्रभावित होती है? तो ये होती है आपकी सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद या बिक्री करके। वैसे अगर खुले बाजार की नीति की बात की जाए तो वो यही होती है, सीधा आंसर भी है। वित्तीय वर्ष 2023 में भारतीय उद्योगों को चुनौती का सामना करना पड़ा। देखिए ये भी आपका कहीं ना कहीं करंट से ही क्लियर हो जाएगा, रूस यूक्रेन युद्ध से, क्योंकि 23 में ही बात करा कि बस 23 में ही हुआ। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन 86। नेक्स्ट है आपका 87। कारक लागत पर
कारक लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त किया जाता है। मतलब नेट एन एन पी, वो भी फैक्टर कॉस्ट की बात हो रही है। तो इसमें क्या होता है, आपको देखिए एफसी, ये कह रहा है किया जाता है, तो एट फैक्टर कॉस्ट ऑब्टेन बाय, कैसे किया जा सकता है, जब आप सकल घरेलू उत्पाद में, जीडीपी में मार्केट प्राइस प्लस डेप्रिसिएशन ऐड करेंगे। तो डेप्रिसिएशन से ऐड करने से जी नहीं हटेगा, और आपको जी हटाना है तो ऑप्शन पहला कट गया। तो ऑप्शन सही क्या आ रहा है, सी आ रहा है आपका। ठीक है, और यहाँ पर आपका जीडीपी में अगर आप डेप्रिसिएशन कम करेंगे तो ठीक है, लेकिन ये देखिए बीच में जो ये एन आ रहा है, ये कैसे हटेगा, ये तो तब आएगा जब आप फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड को ऐड करोगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। तो ऑप्शन आपका सी सही होगा। क्षतिपूरक व्यय किस प्रकार की आर्थिक स्थिति में किया जाता है। ऑप्शन आपका ए सही होगा, मंदी की स्थिति में। क्या था ये आपका, कंपल्सरी कंपेंसरी एक्सपेंडिचर। क्रय शक्ति समता सिद्धांत के अनुसार दो मुद्राओं के बीच क्या विनिमय दर को क्या निर्धारित करता है। सही ऑप्शन होगा आपका सी, दो देशों के बीच में मुद्रा स्फीति का अंतर। आगम के संदर्भ में इन कथनों पर आपको विचार करना है और बताना है कौन सा आपका सही होगा। देखिए केवल यहाँ पर ऑप्शन सी सही है, क्योंकि सीमांत आगम उत्पाद की एक अतिरिक्त इकाई को बेचने से शुद्ध अतिरिक्त प्राप्त आय, औसत आय कीमत के बराबर होती है, गलत है। ऑप्शन आपका सी ही सही होगा। सार्वजनिक ऋण का निम्नलिखित में से एक उदाहरण कौन सा है। देखिए सीधा सीधा ऑप्शन है आपका, कौन सा है आपका, नागरिक से सरकारी बचत बांड के माध्यम से उधारी। सूची को ये सूची दी हुई है, आपको इनको मैच करना है। ठीक है, इनको आप मैच करेंगे तो आप देखेंगे एक ऑप्शन लाफर वर्क की बात करें तो ये आपका करारोपण की दर की कराए है। एंजल वक्र की बात करें तो ये आपका किससे संबंधित हो जाएगा, ये आपका एक से संबंधित हो जाएगा। और आय तथा उपभोग, आय तथा उपभोग एंजल वर्क। कुंटाजस की वक्र की बात की जाए तो ये आपका सी, ये आपका 3 से संबंधित हो जाएगा, और ये आपका 2 से। तो सही ऑप्शन क्या है, यहाँ पर पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से देखिए एक ये फिर आपका बोनस अंक मिलने वाला है आपको। अब आप इसमें देखेंगे, आप एनसीईआरटी उठा सकते हैं, एनसीईआरटी को देख सकते हैं, 12th इकोनॉमिक्स को। तो वहां पर जब आप देखेंगे मनी चैप्टर कौन सा होगा, मनी। तो यहाँ मनी सप्लाई की बात हो रही है, और इन्हीं को ये सुमेलित कर रहा है। तो देखिए मनी सप्लाई M3 भी होती है, M1 भी होती है, M2 भी होती है, लेकिन L1 नहीं है। पहली बात ये L1 गलत कर दिया है इसमें, तो ऑप्शन ये बन रहा है। दूसरा अगर यहाँ मान भी लेते हैं कि चलो ये एम ही है यहाँ, तो दूसरा फिर ऑप्शन क्या आ जाएगा, तो एक तो देखिए ये गलत आ रहा है, और यहाँ यही पूछा है क्या गलत है, तो एक तो ये आ गया ऑप्शन। और दूसरा जो करेक्ट ऑप्शन यहाँ बनेगा, अगर मान लेते हैं यहाँ एम है, तो जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा आपका सी। क्योंकि देखिए जब बात होती है M1 की, अच्छा सही नहीं पूछ रहा है, सॉरी, सही नहीं पूछ रहा है। तो देखिए जो M3 है, जो आपका M3 है, M3 में M2 नहीं आता है। तो ऑप्शन करेक्ट क्या है, ए हो जाएगा। तो ये आपको क्या दिला रहा है, बोनस अंक। बोनस अंक कितने हो गए, 3, और आपको पता है 3 क्या, एक ही अंक से बाजी आगे पीछे हो जाती है, जो किसी के हाथ से छूट जाती है और किसी के हाथ में आ जाती है। ठीक है, बहुत बड़ी बात है ये। वैसे ये तो आपका प्री एग्जाम है, अभी मेंस बाकी है। दूसरा यहाँ पर आपसे कह रहा है भारत में बौद्धिक संपदा के संरक्षण से संबंधित निम्नलिखित में से अधिनियम का मिलान करें। तो अगर आप यहाँ अधिनियम का मिलान करते हैं तो सही क्या होगा आपका, ट्रेडमार्क अधिनियम की बात कर लेते हैं। तो ट्रेडमार्क अधिनियम आपका ये 1999 में आता है। कॉपीराइट अधिनियम ये आपका 57 में आता है।
पौधे की किस्म और किसानों के अधिकार संरक्षण अधिनियम, तो ये आपका 2001 में आता है। और आपका लास्ट सूचना प्रौद्योगिकी ये आ जाता है आपका 2000 में। तो यहाँ से आप दे सकते हैं क्या था ये आपके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। तो इससे आपके सारे ऑप्शन क्लियर हो जाते। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा यहाँ आपका डी, यहाँ आपका करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण पिंगू द्वारा दिया गया है? बात हो रही है पिंगू द्वारा दिया गया कौन सा है। तो पिंगू ने केवल क्या दिया है, P इजिकल टू के आर अपॉन एम। ऑप्शन आपका डी सही होगा, केवल दो। नेक्स्ट देखते हैं। कर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। समानता से आशय कर भार के वितरण में न्याय से है। समानता से तात्पर्य प्रत्यक्ष मौद्रिक भार उचित तरीके से वितरित किया गया है। तो जो सही ऑप्शन होगा वो होगा आपका, दोनों ही ये बातें सही है कर से संबंधित, मतलब ऑप्शन ए करेक्ट होगा। पी क्यू एल आई का पूर्ण रूप क्या है? तो सिंपल था ये आपका सी हो जाएगा, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। और यही बता रहा है आपको, ये आपने इंडेक्स चैप्टर में पढ़ा होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन निकट मुद्रा से संबंधित नहीं है? देखिए निकट मुद्रा से दोबारा पूछा जा चुका है, क्योंकि यहाँ से एक बार पूछा गया था। निकट मुद्रा कहाँ पूछी गई थी आपकी? वो पूछी गई थी आपकी तरल के संबंध में, तरलता के। तो इसका ऑप्शन सही होगा आपका, निकट मुद्रा लेन देन के लिए सीधे प्रयोग किया जा सकता है। निकट मुद्रा यहाँ सहसंबंध की बात हो रही है, तो आप देख रहे हैं ये भी बढ़ता जा रहा है, तो ये भी बढ़ता जा रहा है। ठीक है, अब आप देखेंगे कि सीधा सीधा ऑप्शन पॉजिटिव आ रहा है, आपको सोल्व करने की भी जरूरत इसको नहीं थी। ऑप्शन आपका ए करेक्ट होगा। दो उत्पत्ति के साधनों के मध्य तकनीकी प्रतिस्थापन की दर शून्य है, तो ये कैसे हो सकते हैं? तो ये हो सकते हैं आपके पूरक हो सकते हैं, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, व्यापार चक्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? देखिए अगर बात की जाए यहाँ, तो पहला ही आपका रॉबिन्सन, ये मनोविज्ञान सिद्धांत से, ये इनका नहीं है। ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा। निम्न में से नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन सा एक अच्छे बजट का गुण नहीं है? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ था, तो अखंडता इसमें नहीं आती है, ये बाकी सभी इसमें आ जाते हैं। नेक्स्ट, यह अपकिरण का सबसे आसान माप है और इसे एक श्रेणी की अधिकतम माप के और न्यूनतम पदों के मान बीच के अंतर के तौर पर बताया जाता है। इसे क्या कहते हैं? रेंज कहते हैं, क्योंकि रेंज में क्या होता है, मैक्सिमम और माइनस मिनिमम। सबसे बड़ा पद माइनस छोटा पद हो जाता है। ऑप्शन आपका ए ही सही होगा। दो कथन दिए हुए हैं और यहाँ पर इसका कारण भी बताया हुआ है, आपको बताना है कथन और कारण। तो कह रहे हैं गैर टिकाऊ वस्तुओं की मांग की लोच अल्पकाल में कम होती है। तो पहले आपको ये देखना था क्या ये बात सही है। तो यहाँ पर यह बात बिल्कुल सही है। फिर कह रहा अल्पकाल में उपभोक्ताओं के पास कम विकल्प होते हैं, तो ये भी बात सही है। और देखिए ये कारण भी है इसका कि ऊपर जो मांग की लोच अल्पकाल में कम होती है, कम क्यों होती है? क्योंकि उपभोक्ताओं के पास कम विकल्प होते हैं। ऑप्शन आपका डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, दोनों ही बातें सही हैं और सही कारण भी है। नेक्स्ट देखते हैं, सूची दी हुई है, इनको आपको मैच करना है। ये उदाहरण दिया हुआ है, तो देखिए सिंपल था ये, इसको आप अगर देखेंगे तो आपका ऑप्शन ए यहाँ करेक्ट होगा। अब ऑप्शन ए करेक्ट क्यों है? क्योंकि अगर नकदी की बात की जाए तो ये डॉलर है, चालू साख मुद्रा की बात की जाए आपकी तो ये आपका चेक बुक है, निकट मुद्रा की बात की जाए तो यहाँ आपका सामाजिक जमा है, और गैर की बात की जाए तो ये शेयर है। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ करेक्ट हो जाएगा। कृषि समझौते पर किस संस्था ने हरे, अंबर तथा नीले बॉक्सों को बनाया? तो ऑप्शन ये आपका हो जाएगा विश्व व्यापार संगठन में, WTO में। निम्न युग में से कौन सा युग्म सही नहीं है?
तो आपको देखना है सही कौन सा नहीं है। देखिए लेखांकन दर वस्तु और सेवाओं पर आधारित होती है, ये आपका सही नहीं है, बाकी सभी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, कैलकर रिपोर्ट संबंधित है। देखिए कैलकर समिति, कैलकर, कैलकर से आप याद रख सकते हैं, कैलकर मतलब कर, कर से ये संबंधित ही, ऑप्शन आपका सी सही होगा। यहाँ पर दो सूची दी हुई है, दोनों को आपको मिलाना है, तो आपका मिलान करके देखेंगे तो ये आ जाएगा आपका ए का 3 से, और बी का 4 से, सी का 2 से, और डी का 1 से। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ए ही सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, एक प्रभावी राजस्व घाटा शब्द का उपयोग किसको इंगित करने के लिए किया जाता है? तो ये जो इंगित करता है, ये करता है पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए दिए गए अनुदान को छोड़कर राजस्व घाटा। तो ये क्या क्या होता है? ये आपका राजस्व घाटा ही होता है। रेवेन्यू डेफिसिट होती है इसमें, एक्सक्लूडिंग ग्रांट फॉर क्रिएटिंग ऑफ द कैपिटल एसेट। ठीक है, तो ये था आपका इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एडम स्मिथ का करारोपण का सिद्धांत नहीं है? तो करारोपण का जो सिद्धांत नहीं था, ये था आपका लोच का सिद्धांत। सूची दी हुई है और आपको इनको मैच करना है, तो आपका करेक्ट हो जाएगा फर्स्ट का। फर्स्ट का देखिए यहाँ, फर्स्ट तेजी, अगर तेजी की बात की जाए तो ए का 3 होगा, ए का क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। बी का 1, बी का 1 हो जाएगा। सी का 4, और डी का हो जाएगा आपका 2। ऑप्शन क्या सही हो जाएगा यहाँ पर? आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं, कृषि आय को दोगुना करने का सुझाव भारत सरकार को किस कमेटी द्वारा दिया गया? कृषि आय को दोगुना करने का सुझाव, तो ये सुझाव दिया था दलवाई कमेटी ने। जहां भूमि पर जनसंख्या दबाव अधिक होगा वहां किस तरह की खेती लागू होती है? देखिए ये होती है आपकी गहन निर्वाह खेती, ये तो आपकी डेफिनेशन से ही क्लियर हो जाता है। मुद्रा लेखों की इकाई के रूप में कार्य करती है, मुद्रा लेखों की इकाई के रूप में काम करती है, तो देखिए इसमें पहला ही सही है, वस्तु और सेवाओं की कीमत मापने के लिए किए। देखिए यहाँ मनी की डेफिनेशन से ही एक क्वेश्चन बनाया गया है। अब आप देख लीजिए क्वेश्चन किस तरह से घुमाकर बनाए जाते हैं। मनी चैप्टर से आपके 4 क्वेश्चन हो गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था सॉफ्ट रियायती ऋण खिड़की कहलाती है? तो सॉफ्ट या रियायती जो ऋण खिड़की कहलाती है वो है आपकी आईडीए, आईडीए। भारत के कृषि क्षेत्र को बदलने के लिए डिजिटल कृषि मिशन में निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकें शामिल हैं? तो कौन सी तकनीकें यहाँ पर शामिल हैं? ऑप्शन आपका केवल एआई और ड्रोन रिमोट करे सेसिंग यही है, तो मतलब ए किसमें आ रहा है? ऑप्शन सी, केवल ए। नेक्स्ट है, विलासिता की वस्तुओं के लिए एंजल वर्क कैसा होता है? एंजल वर्क कैसा होता है? ये होता है एक्स एक्स के उन्नततर, कॉन्वेक्स होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अल्पकाल में किसी देश की भुगतान संतुलन के घाटे को बढ़ाने की सबसे अधिक संभावना रखता है? तो संभावना जो रखता है वो आपका ऑप्शन ए ही सही है, व्यापारिक साझेदारों की तुलना में उच्च घरेलू मुद्रास्फीति। नेक्स्ट और लास्ट है आपका, 3 संख्या दी गई है, इनका गुणोत्तर माध्य जीएम और समांतर माध्य के संबंध पूछ रहा है, तो 3 हो या 2 हो, सीधा इसका आपका ऑप्शन आ जाता। करेक्ट ऑप्शन आपका ए होगा, समांतर माध्य गुणोत्तर माध्य से बड़ा होता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि आपके क्या क्या, अब आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं इनको आप जरूर बताएं। और अगर बात कर ले कि आपकी, अब अगर इकोनॉमिक्स की बात करें कि इकोनॉमिक्स की क्या आपकी जो मेरिट है वो रह सकती है, तो अगर इकोनॉमिक्स की बात करें तो देखिए इकोनॉमिक्स में अगर किसी के 80
84 के करीब मार्क्स आ रहे हैं, तो वो फाइट में है। इसकी जो मेरिट जाएगी वो 84 से 90 के बीच जा सकती है, किसकी, इकोनॉमिक्स की। अगर और सब्जेक्ट की बात करें तो वहां हमने अंदाजा दिया था आपको कि किस सब्जेक्ट की कितनी मेरिट रह सकती है। तो यदि आपके 80 से 90 के बीच में 120 में से क्वेश्चन करेक्ट है, तो आप कहीं ना कहीं फाइट में हैं। मेरिट ऊंची जा सकती है, मेरिट जो ऊंची नहीं जा सकती है, क्योंकि यहाँ पर क्या थे आपके, ये कम थे। बाकी अगर आप यूपी टीजीटी की बात करें, यूपी पीजीटी की बात करें, वहां पर मेरिट बहुत ऊंची जा रही है। वजह क्या थी, पेपर का जो लेवल था वो बहुत बहुत ज्यादा इजी था। और कहीं ना कहीं सरकार की मंशा है कि देखिए पेपर को इस तरह से बनाया जाए कि ताकि इस पर आपत्ति भी ज्यादा ना आए, सिंपल क्वेश्चन और मेरिट को बहुत ज्यादा आगे ले जाया जाए। और जिस तरह से चुनाव में होता है कि एग्जिट पोल में अगर किसी पार्टी को जिताना होता है तो उसमें उसको ज्यादा दिखाना शुरू कर देते हैं उसकी वोट को। वही यहाँ पर है कि देखिए पहले से आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या है कि मेरिट को बहुत ज्यादा ज्यादा दिखा रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं यूट्यूब चैनल भी इसमें योगदान दे रहे हैं, जो कह रहे हैं कि मेरिट आपकी 120-25 के 125 क्वेश्चन में से 122 120 पर जाएगी। क्यों भाई, ऐसा क्या पेपर बनना चाहिए, क्या ऐसा पेपर सेट होना चाहिए कि जिसमें बच्चा 120 ला रहा है, 125 क्वेश्चंस में से 120 ला रहा है, ये बिल्कुल फिर तो उसकी जो मर्यादा है वही खत्म हो जाती है। बताइए पेपर ही क्या पेपर रह जाएगा। तो ये सब चीजें गलत हो रही हैं। देखिए आप लोग एक अच्छे समझदार टीचर बनने जा रहे हैं, तो आप भी ध्यान रखें। हमेशा जो एक्चुअल में डेटा है आपका वही आप बताएं। और कमेंट करके आप जरूर बताएं किसके कितने मार्क्स आ रहे हैं। चैनल को जाने से पहले सब्सक्राइब जरूर करें, इसमें आपका कोई नुकसान नहीं है। जो बोनस अंक आप देखते हैं आयोग क्या आंसर की देता है, उस पर आप आपत्ति जरूर डालें और हमसे डिस्कस कर सकते हैं। हमने शॉर्ट वीडियो में अपना मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है, जिस पर आप हमें सीधा व्हाट्सएप कर सकते हैं। और आपको कोई भी अगर सजेशन है या आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, जाने से पहले एक और खुशखबरी की बात है कि देखिए जो अब नई वैकेंसी आ रही है, मुझे इस पे लंबी वीडियो तो नहीं बनानी, लेकिन वो 24,000 वैकेंसी के करीब अब जो पद हैं वो हो गए हैं 24,000 के करीब। तो आप अपनी तैयारी को अच्छे से जारी रखिए, जल्दी ही आपको काफी तरह की भर्तियां देखने को मिलेंगी। और ये जो ज्यादा नए नए आपके जो सोशल मीडिया पर नई नई चीजें चल रही हैं, तो उन पर आप ध्यान ना दें। अभी तक कोई भी चेंज नहीं है, अभी तक जो भी होना है वो उसी तरह से होगा जैसे कि पहले होता आ रहा है। क्योंकि आपको पता है चुनाव का समय और सरकार भी डर रही है कि देखिए ज्यादा बदलाव करने ठीक नहीं है। तो अभी ऐसा नहीं है कि प्री मेंस के बारे में कुछ नहीं कहा गया है, अभी यहाँ पे प्री मेंस कुछ नहीं हो रहा है। अभी आपका एक ही एग्जाम होगा टीजीटी पीजीटी में भी। और हाँ, बस इतना हुआ है कि अब आपका बीएड को कहा है कि आपका टीजीटी में बीएड होना चाहिए। ठीक है, बाकी ये नहीं है कि प्री मेंस होगा या सिलेबस बदलेगा, अभी वही होगा। और बाकी कुछ भी अगर अपडेट आता है तो हम आपको शॉर्ट में बता देंगे, लंबी इसमें ना आपका टाइम लगाएंगे ना ही वीडियो बनाएंगे। हमें ज्यादा आपका टाइम नहीं चाहिए, ना ही हमें ज्यादा व्यू चाहिए, इसलिए हम शॉर्ट में आपको टोटल जानकारी उपलब्ध करा देते हैं। तो समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय।